वो अपने समुदाय की मुख्य सदस्य थीं। वो ऐसी कैफे मालिक थीं जो आपका नाम, ऑर्डर और कॉफी की पसंद बिना पूछे याद रखती थीं। कनेक्टिकट के शांत शहर में, जहां सभी एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने अपनापन और जुड़ाव से भरा जीवन बनाया। तस्वीरों में एक समर्पित माँ और शहर में जानी पहचानी प्रिय चेहरा दिखता है। उन्हें आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए आग लगाई गई थी। वहां 2 पीड़ित हैं। लेकिन अब वो प्यारी कैफे मालिक एक त्रासदी से जुड़ी हुई है। वो मर चुकी है और एक कथित हत्यारा हिरासत में है। और अपनी मौत से कुछ महीने पहले ही उसने एक चेतावनी भेजी थी, मदद के लिए पुकार लगाई थी, जो अब पीछे मुड़कर देखने पर और भी डरावनी लगती है। हम लॉ एंड क्राइम केस पर हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। कैरी स्टेटसन। ऐसा लगता है कि वह उन लोगों में से थी जो छोटे शहर में रहना मजेदार बना देती हैं। वो एक शांत शहर में एक प्यारा सा कैफे चलाती थीं। जैसे ही आप अंदर आते थे, वह दोस्ताना चेहरा हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा रखरापता था, चाहे दिन कैसा भी हो। कैरी विंस्टेड कनेक्टिकट में रेलवे कैफे की मालिक थीं। यह एक आदर्श न्यू इंग्लैंड शहर में नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए खुला रहता है, जो बर्कशायर पहाड़ों की तलहटी में बसा है। आबादी सिर्फ 7,700 है। जब आप रेलवे कैफे जाते थे, तो आपको सिर्फ कैरी ही नहीं मिलती थीं, बल्कि कुछ समय के लिए उनके पति लियोन भी मिलते थे। ये रहे वो पिछले साल 7 मार्च को कैफे के फेसबुक पेज पर, जिसमें कैप्शन लिखा है, शुक्रवार के स्पेशल्स। आकर बड़े साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। ये 2022 की बात है, जब वो मेन्यू से सूप आजमाते और मजाक करते हैं। साथ में हैशटैग सिल्वर फॉक्स लिखा है। घर में कैरी और लियोन ने 3 बच्चों की परवरिश की। यहाँ वो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों में से एक की ग्रेजुएशन की तस्वीर में, जो गर्व का पल था, हैं। और जब आप इस तस्वीर को देखते हैं, मेरा मतलब है, ये परिवार बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन पर्दे के पीछे और सोशल मीडिया की मुस्कानों और मेन्यू आइटम्स का स्वाद चखने से दूर, हाल के महीनों में इस परिवार के साथ कई डरावनी चीजें हो रही थीं। अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि लियोन ने कथित तौर पर क्रैक कोकीन से संघर्ष किया। हमारी पुलिस रिपोर्ट में कई बातें छुपाई गई हैं, लेकिन एक गवाह ने बताया कि लियोन और कैरी के बीच सालों से तनाव था। और कहा जाता है कि वो तनाव कथित तौर पर नशे और बेवफाई की वजह से था। इस गवाह ने यह भी कहा, उद्धरण, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि को मार देगा। लियोन और कैरी के बीच हालात इतने खराब हो गए थे कि इस साल अप्रैल में कैरी पुलिस के पास गई थी। कैरी ने अप्रैल में लियोन के खिलाफ सुरक्षा आदेश लिया था। उसे कैरी से दूर रहने और संपर्क न करने का आदेश मिला था। अदालत रिकॉर्ड के अनुसार 15 अप्रैल को लियोन को अनुशासनहीनता, सुरक्षा आदेश में हस्तक्षेप और द्वितीय श्रेणी की आपराधिक शरारत के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे $1,000 की जमानत दी गई थी और उसने 7% जमा किया। इसका मतलब है कि उसे जेल से बाहर निकलने के लिए $70 देने पड़े। ये मामला अभी भी कनेक्टिकट अदालत के ऑनलाइन रिकॉर्ड में लंबित है। अब हमारे पास जो गिरफ्तारी रिपोर्ट है, उसमें गवाह का आरोप है कि लियोन ने एक नाम को छुपाते हुए उस पर शारीरिक हमला किया, जब वह कथित तौर पर क्रैक कोकीन के नशे में था। कैरी के पास एक संरक्षण आदेश था और वो अपनी जिंदगी जीती रही, रेलवे कैफे चलाती रही। 1 महीने से भी कम में रेलवे कैफे ने कैरी की तस्वीर पोस्ट की। उसके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान है, जबकि उसने अभी-अभी पति द्वारा कथित दर्दनाक हमला झेला था। लेकिन इस तस्वीर में वो अपने बच्चों के साथ मदर्स डे मनाते हुए खुश नजर आ रही है। इस पारिवारिक तस्वीर में साफ दिखता है कि पिछली तस्वीरों में जो था, वो गायब है। जाहिर है, हम लियोन स्टेटसन की बात कर रहे हैं। अब दुख की बात है कि हमने कई मामलों में देखा है कि संरक्षण आदेश कुछ कानूनी सुरक्षा तो देते हैं, लेकिन अक्सर जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। वो एम्बुलेंस नॉर्थ वेस्ट मेडिक्री में गया। पुलिस से मिलो। 2 लोग नीचे पड़े हैं। दोनों के लिए गिरफ्तारी की आशंका है। मैंने किसी से डील नहीं की। 2 लोग नीचे पड़े हैं। ये गिरफ्तारी मानी जा रही है। वो प्रतिक्रिया। यही कॉल आपातकालीन सेवाओं को दी गई थी कि वे 8 जून की रात 9:41 बजे कैरी के घर जल्दी पहुंचें।
ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी। बिजनेस चलाना पहले ही मुश्किल है, फिर काम मैन्युअली करके या ऐसे दर्जनों ऐप्स पर निर्भर रहकर जो आपस में जुड़े नहीं हैं, इसे और कठिन क्यों बनाना? यही हमारे स्पॉन्सर ओडू काम आते हैं। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटीग्रेटेड एप्स का पूरा सेट है जो आपकी सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग जैसी सभी ऑपरेशंस को जोड़ता है। ओडू प्रोफेशनल और आकर्षक सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और वेंडर बिल्स खुद जनरेट कर सकता है और ये अपने आप सेल्स टीम्स असाइन कर सकता है। हर सेल्स स्टेज पर ईमेल अपडेट भेज सकता है और यहां तक कि आपकी निर्णय प्रक्रिया में मदद करने के लिए एआई का इस्तेमाल करके रिपोर्ट्स भी निकाल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में उनकी एप्स इन्वेंट्री को रियल टाइम प्रोडक्शन और परचेज अपडेट से सिंक करती हैं, जिससे स्टॉक की कमी नहीं होती। और जब अकाउंटिंग की बात आती है तो वो भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। ओडू इनवॉइस बना सकता है, खर्चों को ट्रैक कर सकता है और यहां तक कि एआई की मदद से डेटा का सारांश भी बना सकता है, जिससे आपकी सैकड़ों घंटे बच सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी एप्स चुन सकते हैं और यहां तक कि कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ पूरी तरह से आपके बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आज ही उडू एक्सपर्ट से मुफ्त सलाह लें। udu.com/OTC पर। यह वीडियो अगले दिन के सीन का है। जैसा WTNH ने बताया, ये अब भी क्राइम सीन था। वहां अब भी टेप लगी थी और पुलिस जांच कर रही थी। और जब वे घर में दाखिल हुए तो उन्होंने अंदर खून देखा। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने बताया कि परिवार के एक सदस्य ने केरी से संपर्क किया, लेकिन घंटों तक जवाब न मिलने पर वे घर चले गए। वे घर के अंदर गए और उन्होंने देखा कि बाथरूम से बेडरूम तक खून के निशान जा रहे हैं। उस समय वे घर से बाहर आ गए और पुलिस को बुलाया। 62 hot response, one patient store reported breathe 3 now. अब पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे घर में घुसे और उन्होंने ऊपर के बाथरूम के सिंक में खून पाया। जब वे एक बेडरूम में गए तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। पुलिस रिपोर्ट में इसका सटीक वर्णन नहीं है। पुलिस के अनुसार कैरी सांस नहीं ले रही थी और उसके गले व धड़ पर कई बार चाकू मारे गए थे। लियोन भी घर के अंदर था और उसे भी चोटें आई थीं। पुलिस ने बताया कि वह होश में था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हेलीकॉप्टर से गंभीर हालत में हार्टफोर्ड ले गए। उसके शरीर पर चाकू के घाव थे। अगले दिन पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचित किया गया कि लियोन जीवित है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो होश में भी है। ये उसकी मुगशॉट है, जिसे कनेक्टिकट स्टेट पुलिस ने अस्पताल के बिस्तर से लिया। पुलिस को बताया गया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही लियोन कथित तौर पर पहले से ही एक कबूलनामा लिख रहा था। इस वक्त पुलिस नहीं बता रही कि लियोन ने क्या कहा या क्या हुआ, पर उसने बताया कि कैरी की कथित हत्या के बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार कैरी के घर में जबरन घुसने के संकेत नहीं मिले और लियोन की कार भी घर से ज्यादा दूर नहीं थी। पुलिस ने निगरानी कैमरों की जांच की और वे यह पता लगाने में सक्षम रहे कि कथित तौर पर क्या हुआ था, इसकी एक समय रेखा तैयार कर सके। उनका कहना है कि लियोन की कार उस दिन दोपहर 2 बजे से पहले मोहल्ले में पहुंचती है। उनके शव रात 9:41 तक नहीं मिले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार लियोन ने कथित तौर पर केरी के घर की घटना से ठीक पहले सोशल मीडिया पर कुछ चिंताजनक पोस्ट किए थे। पुलिस ने हमारी पुलिस रिपोर्ट का यह हिस्सा हटा दिया है, लेकिन जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण संदेश है जो उसने उस दिन दोपहर 1:52 बजे केरी के घर पहुंचने से ठीक पहले किसी को फेसबुक पर भेजा था। एक गवाह के अनुसार घटना से एक दिन पहले उसने फेसबुक पर एक चिंताजनक पोस्ट की, लेकिन उसमें क्या लिखा था ये स्पष्ट नहीं है। जहां तक हत्या के हथियार का सवाल है, लियोन ने पुलिस को बताया कि वो उसे केरी के घर नहीं लाया था। शायद उसने वही चीज इस्तेमाल की जो वो अपने आर्ट वर्क में इस्तेमाल करती है। लियोन और कैरी के 3 बच्चे थे, जैसा कि हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, और ऐसा लगता है कि उनमें से एक ने ये पोस्ट किया था। आप सोच भी नहीं सकते कि परिवार अभी क्या झेल रहा है। ये तीनों बच्चे अभी जो कुछ भी झेल रहे हैं, उनकी मां की मौत हो चुकी है और उनके पिता अब बहुत गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि परिवार में 3 बच्चे थे। लियोन की गिरफ्तारी के बाद उनमें से एक ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। उद्धरण 8 जून को। मेरे भाई बहनों,
हमारे परिवार और मैंने वो सब कुछ खो दिया जिसे हमने कभी जाना और प्यार किया था, वो भी हमारे अपने पिता के हाथों बेरहमी से। हमने अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपनी धूप, अपनी गर्माहट, अपनी सुरक्षित जगह, अपना घर, अपना बॉस, अपना मार्गदर्शक और अपनी खुद की मार्था स्टीवर्ट खो दी। वो सब कुछ थी जिसने मेरी जिंदगी को आज जैसा बनाया। उन्होंने हर उस व्यक्ति के लिए जिससे वो मिली, हर दिन को खास बनाने के लिए बिना थके मेहनत की। उनके पास लोगों को प्यार, स्वागत और देखभाल का एहसास कराने का एक खास तरीका था, चाहे वे कोई भी हों। वो मेरी जिंदगी के हर हिस्से और मेरी हर याद में बसी हुई हैं। उनका खो जाना शब्दों में बताना मुश्किल है, पर एक दिन मैं सही शब्द ढूंढने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ जैसी कोई और कभी नहीं हो सकती। मैं किसी और से वैसे कभी प्यार नहीं कर सकता जैसा मैंने अपनी माँ से किया। मैं अपनी माँ और उनकी बड़ी संक्रामक मुस्कान को हमेशा याद करूंगा। इंस्टाग्राम पर लोग वही दिखाते हैं जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं। ये असली है, अब यही हमारी हकीकत है। घरेलू हिंसा हमेशा बाहर से देखने पर साफ नहीं दिखती। कई बार सबसे ज्यादा खतरे में वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं सबको ये यकीन दिलाने की कि सब कुछ ठीक है। कई बार सबसे ज्यादा बीमार लोग इतने अच्छे अभिनेता होते हैं कि आपको लगता है वे अपने बच्चों से जरूरी चीज नहीं छीन सकते। लियोन स्टेटसन पर अब हत्या, घर में घुसपैठ और संरक्षण आदेश का उल्लंघन का आरोप है। कैरी के बच्चों के लिए बनाए गए गोफंडमी ने लगभग $1 लाख जुटाए हैं। जहां तक उनके रेस्टोरेंट की बात है, वो जगह जहां कैरी ने बहुत से लोगों को प्यार का एहसास कराया और जहां वो नॉर्थ वेस्टर्न कनेक्टिकट से गुजरने वाले लोगों से मुस्कान के साथ मिली, वो रेलवे कैफे। फेसबुक पर पोस्ट में लिखा था, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हाल ही में हमारे परिवार को प्यार, समर्थन और अपनापन दी। हमारे लिए इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमने जो कुछ गलत जानकारी देखी है उसे भी साफ करना चाहते हैं। रेलवे कैफे स्थायी रूप से बंद नहीं हो रहा। ये कैफे माँ का सपना था और वर्षों से हमारे परिवार का अहम हिस्सा रहा है। जब हम आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा समय लेते हैं, तो हमारी योजना है कि हम फिर से खोलें और उस समुदाय की सेवा जारी रखें जिसे माँ ने बहुत प्यार किया था। हमारे साथ खड़े होने, हमारा समर्थन करने और उनकी याद को सम्मानित करने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। हम आपको फिर से जल्द देखने की उम्मीद करते हैं। अब इससे पहले कि हम अपने मेहमान के पास जाएं और हम इस मामले के बारे में बात करेंगे और यह आगे कहा जा सकता है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को मदद की जरूरत है, तो आप घरेलू हिंसा हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। इसका नंबर है 1-800-799 सेफ, जो कि 7233 है। आप 88788 पर स्टार्ट लिखकर भी मैसेज कर सकते हैं। ये सेवा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। आइए इस मामले में और गहराई से बात करते हैं सनी स्लॉटर के साथ, जो एक कानून प्रवर्तन प्रशिक्षक और जूरी सलाहकार हैं। लॉ एंड क्राइम पर आपको यहाँ पाकर हमेशा अच्छा लगता है, खासकर जब ऐसे मामलों को समझना होता है। और दुख की बात है कि हमने ऐसे घरेलू हिंसा के मामले देखे हैं जहां ऐसा लगता है कि पीड़ित ने वो सब कुछ सही किया जो उसे करना चाहिए था। मुझे नहीं पता ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए। उसने संरक्षण आदेश लिया, फिर भी कथित तौर पर यह सब हुआ। आपने भी पुलिस रिपोर्ट पढ़ी है, इसमें आपके लिए सबसे अलग क्या था? कि उसने वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। और आप जानती हैं, हम अक्सर पर्दे के पीछे बात करते हैं कि घरेलू हिंसा हमेशा कोई लगातार चलने वाला संकट नहीं होती, बल्कि यह परिस्थिति जन्य होती है। और मुझे लगता है कि यहीं पर लोग अक्सर सोच लेते हैं कि घरेलू हिंसा हर पल, हर समय होती है और कभी भी अच्छे पल नहीं होते। लेकिन ये परिस्थिति जन्य पल होते हैं और अवसरवादी मौके होते हैं जहां गुस्सा, आक्रोश और क्रोध इस तरह की जघन्य हत्या के लिए उत्प्रेरक बन जाते हैं। लेकिन इस मामले में कैरी स्टेटसन, जो इस मामले की पीड़िता हैं, उन्होंने इसे महसूस किया। उन्हें पता था कि कुछ गलत है। उन्हें पता था कि मैं नहीं जानती कितने सालों से उनका रिश्ता ऐसा था, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि उन्हें कुछ बातों को दर्ज कराना होगा और अपनी जान बचाने के लिए बदलाव करना होगा। उन्होंने वो सारी सही चीजें की जो हम लोगों को बताते हैं। एक प्रक्रिया है जिसमें कानून प्रवर्तन, पीड़ित सेवा प्रदाता और अदालतें
पीड़ितों को सुरक्षा के लिए निर्देश देती हैं, क्योंकि छोड़ना सबसे खतरनाक समय होता है। उन्होंने ये सब किया। और जो बात मेरे लिए सबसे अलग थी, वो ये थी कि उसने फिर भी जानबूझकर उनकी हत्या कर दी, जैसे उसने खुद कबूल किया। उसने किया, आप जानते हैं, और आप सोचते हैं कि वह बस उसके घर चला गया, पुलिस के अनुसार, आप जानते हैं, और मेरे मन में उनकी यही छवि आती है, और अब लोग उन्हें और उनकी याद को सम्मान देते हुए दिख रहे हैं। और वो इस कैफे की मालिक थीं, और आप जानते हैं, कनेक्टिकट के एक खूबसूरत छोटे शहर में, और आप जानते हैं, वो समुदाय में एक अहम हिस्सा थीं। मुझे लगता है कि इसका एक कारण ये भी है कि उन्हें सुरक्षा आदेश तो मिल जाता है, लेकिन सवाल है कि घरेलू हिंसा का शिकार व्यक्ति क्या करे। इस शहर में वो पेशेवर रूप से सार्वजनिक हस्ती हैं। लोग जानते हैं कि वो कहाँ मिलेंगी। उनके पति जानते हैं कि वह कहाँ रहने वाली हैं और कहाँ काम करती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह एक समय तक इस रेस्तरां में अक्सर आते थे। उन्हें पता है कि वह कहाँ रहती हैं। हाँ, आप जानते हैं, लगता है वो अकेली रहती थीं। और ये ऐसा है, आप इसे देखते हैं और सोचते हैं, ऐसे हालात में कैरी स्टेटसन जैसी कोई और क्या कर सकती है। आप जानती हैं, मैंने हमेशा कहा है, और मैं सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक घरेलू हिंसा संगठन की प्रमुख भी थी। पहले अलाबामा साइलेंट विटनेस इनिशिएटिव की राज्य समन्वयक भी थी। और जो आप कहती हैं, वो ये है कि आप लोगों को बताती हैं कि उन्हें एक सुरक्षा योजना बनानी चाहिए। और मैं अस्पताल में उन लोगों के साथ पहुंची हूँ जो इमरजेंसी रूम में थे। और डॉक्टरों और नर्सों ने मुझे बुलाया, क्या आप आकर बात कर सकती हैं? और मैंने ये बातचीत उस तरह से नहीं की जैसे कोई संस्था करती है। क्योंकि मैं एक-एक व्यक्ति से बात करती हूँ, और मैं उन्हें ये नहीं कहती कि देखो, अपना सामान उठाओ, अगर बच्चे हैं तो उन्हें भी ले लो और तुरंत निकल जाओ। क्योंकि ज्यादातर मामलों में लोगों को योजना बनानी पड़ती है और बहुत सोच समझकर रणनीति बनानी पड़ती है जब वे जाने का फैसला करते हैं। तो मेरी पहली सलाह यही होती कि मैं उसे वो सारी बातें करने को कहती जो शायद उसने की भी होंगी, जैसे कि अपने आसपास के लोगों को बताना जो उसने किया भी, क्योंकि जाहिर है ये बात सामने आई थी कि लोग जानते थे कि वो डरी हुई थी, और फिर उसे एक सुरक्षा आदेश लेने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसने ये सब किया, और जैसा कि आपने कहा, उसका खुद का व्यवसाय था, तो ये कोई ऐसी महिला नहीं थी। और हम हमेशा और एक महिला या कोई व्यक्ति, और मुझे ये साफ करना है कि जो भी व्यक्ति पीड़ित है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पीड़ित हो और शेल्टर में चला जाए। ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर वे शेल्टर में चले जाएं और वहां की सेवाएं लें तो वे ज्यादा सुरक्षित होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। वो एक माँ थी, एक बेटी थी, एक व्यवसाय की मालिक थी। तो वो अपने व्यवसाय को ऐसे ही छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, उसे छोड़कर कभी वापस न लौटने का फैसला नहीं कर सकती थी। उसने जो करना था किया, सुरक्षात्मक आदेश लिया, और मुझे यकीन है कि उसने बहुत सावधानी बरती। लेकिन जब आपके सामने एक शिकारी हो, और मैं यही कहूंगी, लियोन स्टेटसन एक शिकारी था, जो उसे परेशान करने, उसका पीछा करने और आखिरकार जानबूझकर उसकी हत्या करने के लिए दृढ़ था। मेरी राय में आप सारी सावधानियां बरत सकते हैं, लेकिन अगर किसी में दृढ़ता है, अगर आप उन्हें डर या गुस्से में आते हुए नहीं देखते, और वो उसके घर गया, तो और उसे पता था कि वो कहाँ है, तो आप अपने आप ये नहीं मान सकते। हो सकता है उसने दरवाजा खोल दिया हो बिना ये जाने कि वो वही है। हो सकता है वो अंदर चला गया हो। मैं उसकी बात कर रही हूँ, और लोग भी ऐसा करते हैं। ये समझना मुश्किल है कि और क्या किया जा सकता है ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सकें जब उन्होंने वो सब कुछ कर लिया है जो वो कर सकते थे। रेलवे कैफे शहर में था, वही उसके बिजनेस का नाम था, उसके कैफे का। उसे रेलवे कैफे कहा जाता था। ये एक प्यारा सा छोटा समुदाय है जो बहुत प्रसिद्ध, बहुत पसंद किया जाने वाला और अच्छी तरह स्थापित है। और वो फिर भी सुरक्षित नहीं थी। हमारे यहाँ लोग अदालत परिसर में भी मारे गए हैं। मुझे यकीन है आप जानते हैं, पर मुझे नहीं पता हमने ये बात की है या नहीं। हाँ, ऐसे मामले भी हुए हैं, और आप जानते हैं, जहां लोग अदालत परिसर की पार्किंग में झगड़े में पड़ जाते हैं। इस साल इंडियानापोलिस में एक मामला हुआ
जिसमें एक महिला की हत्या हो गई। मुझे लगता है घटना से एक दिन पहले या आसपास वो अपने पति, जो कथित हत्यारे थे, के साथ कोर्ट हाउस पार्किंग में झगड़े में पड़ गई थी। ऐसे कई पल होते हैं जिन्हें हम बाद में सोचते हैं, हाँ, ये कैसे हुआ और इनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा उपाय क्यों नहीं किए गए। और कैरी स्टेटसन की बेटी ने सोशल मीडिया पर एक लाइन लिखी थी जो मुझे लगा कि इन मामलों को बहुत अच्छे से बयां करती है, जिनके बारे में दुर्भाग्यवश हमें बात करनी पड़ती है। उसने कहा, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल लोग सिर्फ वही दिखाने के लिए करते हैं जो वे दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये असली है और अब यही हमारी हकीकत है। घरेलू हिंसा हमेशा बाहर से देखने पर साफ नजर नहीं आती। अक्सर सबसे ज्यादा खतरे में वही होते हैं जो सबको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है। कई बार सबसे ज्यादा बीमार लोग इतने अच्छे अभिनेता होते हैं कि आपको लगता है कि वे अपने ही बच्चों से इतनी अहम चीज कभी नहीं छीन सकते। जब आप लियोन स्टेटसन को फेसबुक पर इन तस्वीरों में देखते हैं, वो मुस्कुराते, मार्गरीटा पीते और सूप ट्राई करते दिखते हैं, और आप बस बैठे हुए सोच रहे होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन की तस्वीरें हैं, और आप सोचते हैं, और सोशल मीडिया, हम सब जानते हैं, बस ऊपर ऊपर की चीजें दिखाता है। लेकिन इस केस में बहुत कुछ है। यहां तक कि उसके जिन चेतावनी संकेतों की बात हो रही है, उनमें ये आरोप भी है कि वो पहले क्रैक कोकीन का आदी था और बेवफाई भी थी। जैसे फिर भी ऐसा लगता है कि कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही। मुझे नहीं पता हमारे पास संकेत हैं या नहीं। जब मैंने उनके बारे में यहाँ और आपके शो पर पोस्ट किया, किसी ने कहा कि वे उनके टखने पर मॉनिटर लगा सकते थे। पैर का मॉनिटर यह बता देता कि वह किसी जगह पर था, लेकिन किसी जगह की पुष्टि करना और समय पर कानून प्रवर्तन को वहां भेजना हमेशा उस शिकारी को उसके इरादे से किए जा रहे व्यवहार को रोकने के बराबर नहीं होता। और कैरी की बेटियों के शब्द इतने गहरे हैं क्योंकि उनमें कड़वी सच्चाई और वास्तविकता है। जैसा आपने कहा, सोशल मीडिया पर लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। और ये व्यक्ति, ये हत्यारा, कथित हत्यारा लियोन स्टेटसन ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जो बहुत प्रसिद्ध थी। तो और उसने ये किया और फिर उसने खुद कबूल भी कर लिया, ये जानते हुए कि वह इससे बच नहीं पाएगा। और ये दिखाता है कि उसमें कितनी दृढ़ता थी, उसमें कितनी लापरवाही थी, सिर्फ कैरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। और हम क्या कर सकते हैं? हम व्यक्तियों, पीड़ितों और बचे हुए लोगों से बार बार कह सकते हैं कि वे प्रक्रिया का पालन करते रहें। वे सारी चीजें करें जो उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है और उम्मीद करें कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा फिर से होगा। हम फिर से यही लौटेंगे, क्योंकि यह तय करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है कि उनके जैसे व्यक्ति कब और कैसे आखिरी कदम उठाएंगे। और जब आप इसके टखने पर पहनाए जाने वाले मॉनिटर के बारे में सोचते हैं, तो मुझे अभी जो कहानी हम फॉलो कर रहे हैं, उसकी याद आती है। एक आदमी जिसका नाम ली गिली है, जिस पर ह्यूस्टन में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है, वो जमानत पर बाहर है। उसके टखने पर मॉनिटर लगा है। वो उसे काट देता है। सोमवार तक उन्हें पता नहीं चला कि वह ऐसा कर चुका है और अब इटली में है, क्योंकि वह अटलांटिक पार कर भाग गया। ऐसा लगता है कि इन मामलों में टखने पर मॉनिटर बेकार है जब तक सब कुछ न हो जाए। और ऐसा लगता है कि हमारे पास बार बार ऐसे मौके आते हैं जहां एक सुरक्षा आदेश सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। अगर कोई कथित हत्यारा वही करने पर आमादा हो जिसका आरोप लियोन स्टेटसन पर है। हाँ, अप्रैल में कैरी स्टेटसन पर शारीरिक हमले का आरोप लगने के बाद सुरक्षा आदेश जारी हुआ था और वो अब भी आरोपों का सामना कर रहा है। उसकी जमानत $1000 थी और उसने उसका 7% जमा किया, तो वो $70 हुए और वो बाहर आ गया। और ये उन चीजों में से एक है जहां हत्या की तुलना में अगर ये सब सच है तो वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन ये ऐसा है, आप जिन अलग अलग राज्यों में काम करते हैं वहां आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जमानत, मुझे पता है, ये आप जानते हैं, आपराधिक न्याय सुधार है और बहुत सारे मामलों में जमानत को लेकर कहानियां हैं कि ये अपराधों के आरोपी लोगों के लिए कितना अनुचित हो सकता है। मुझे लगता है कि इस मामले में आप लियोन स्टेटसन को देखते हैं और सोचते हैं, आखिर इस आदमी को बाहर क्यों जाने दिया गया था? सिर्फ $70 में, जब उस पर महिला से मारपीट का आरोप था।
ऐसे मामलों में सुरक्षा आदेश कई बार नाकाम रहते हैं। और वो $70 तो वो 10% भी नहीं है जो अक्सर जरूरी होता है, क्योंकि आमतौर पर जमानत राशि का 10% देना पड़ता है। मुझे लगता है घरेलू हिंसा मामलों में बहुत कुछ होता है। ऐसी जमानत या उसकी अवधि भी सही नहीं है। इनमें से कई मामलों में जहां हमें पता है कि व्यवहार जानबूझकर और बहुत ही गंभीर है, ऐसे लोग जमानत पर बाहर आ सकते हैं और तब तक आजाद घूम सकते हैं जब तक कोर्ट में केस नहीं चलता, और इससे उन्हें असली सजा भुगतनी भी नहीं पड़ती। तखने पर लगाए जाने वाले मॉनिटर के साथ हमने कई बार देखा है कि ये मॉनिटर या तो निकाल दिए जाते हैं, या और भी गंभीर बात यह है, जैसा कि आप और मैं जानते हैं क्या होता है, वे टखने का मॉनिटर काट देते हैं या किसी को पता भी नहीं चलता कि वो व्यक्ति चला गया है, क्योंकि टखने के मॉनिटर की निगरानी करने वाली कोई कंपनी नहीं है और वे बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जो मन में आए करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई असली समाधान है, और खासकर इस मामले में जिसमें ये है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। और मुझे यकीन है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने उस पर हाथ उठाया है। ये पहली बार है जब उसने सहन करना छोड़ा, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। शारीरिक हिंसा पहली बार नहीं होती जब कोई सुरक्षा आदेश लेता है, बल्कि आमतौर पर ये आखिरी घटना होती है जब व्यक्ति सहन करना छोड़ देता है और कहता है, अब और नहीं, मैं अब ये नहीं करूंगी। अगर ये पहली बार है तो वे चाहती हैं कि ये आखिरी हो। वो बस बिना वजह मर गई। हाँ, वो मर गई। और आप जानते हैं, आप जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें देखें। बस इसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, जो काफी हद तक संपादित की गई थी। तो इसमें बहुत सारी असली खाली जगहें हैं, जिन्हें हमें भरना है। हाँ, जब आप इसे पढ़ते हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे अलग लगती है, वो है पुलिस का कहना कि जब ये घटना हुई, तो जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। तो आप सोचते हैं कि शायद दरवाजा खुला था या वो अंदर चला गया। ये लगभग दोपहर के 2 बजे के आसपास हुआ था। वो केरी स्टेटसन के पड़ोस में पहुंचा। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसने वो औजार इस्तेमाल किया जो कैरी स्टेटसन अपने आर्टवर्क में उपयोग करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने साथ कोई कथित हथियार लेकर आया था, शायद। लेकिन सवाल है कि इसका क्या मतलब निकलता है। आप जानते हैं, और अगर उसने इस बात को कबूल भी कर लिया है, हाँ, क्या अब इसकी कोई अहमियत रह गई है? वो बाकी जिंदगी जेल में ही रहेगा। लगता है वो 70 के दशक में है। हाँ, और आप बस आगे बढ़ते रहते हैं। इन मामलों में हम कई चेतावनी संकेत देख चुके हैं, भले ही वह नशे का आदी था। जैसे आप जानते हैं, कनेक्टिकट एक ऐसा राज्य नहीं है जहां मौत की सजा है, और ये कोई मौत की सजा पर बहस नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं, इस कानूनी प्रक्रिया में अगला कदम क्या होगा, जबकि ये लगभग साफ है कि नतीजा क्या होगा। ये देखते हुए कि उसने कबूल किया है कि उसने कथित तौर पर कैरी स्टेटसन के साथ क्या किया था। मुझे बस मुझे नहीं लगता कि हम इन चीज़ों को पर्याप्त गंभीरता से लेते हैं, या कुछ अदालतें इन्हें पर्याप्त गंभीरता से लेती हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन राइट्स नेटवर्क की सदस्य थी। मैं प्रक्रियाओं को लेकर बहुत गंभीर हूँ, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन लोगों को दोषी नहीं ठहराया गया है, उनके भी कुछ संवैधानिक अधिकार होते हैं, और हमें यह समझना होगा। लेकिन कुछ मामलों में मैं ये नहीं कह रही कि हमें उनके संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसी दूसरी व्यवस्थाएं भी करनी होंगी ताकि ये लोग वैसी ही अपराध न कर सकें जैसा उसने किया था। अब वो उससे उम्र में बड़ा था, मेरा ख्याल है करीब 10 या 12 साल। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, मुझे पक्का नहीं पता। तो उसके पास खोने के लिए क्या था? वो नशे में था, ऐसा कहा जाता है। वो नशे में था। उसने सुरक्षा आदेश लिया था। मुझे यकीन है कि उसने रेस्तरां और आसपास के लोगों को बता दिया था कि वो वहां नहीं आ सकता, तो वो उसके घर चला गया। अब हमें ये नहीं पता कि उसने दरवाजा खटखटाया था, बिना जाने अंदर आने दिया, या दरवाजा खुला छोड़ा था, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में कई बातें हटा दी गई थी। मुझे नहीं लगता उसने दरवाजा खुला छोड़ा। शायद उसने दस्तक दी हो। उसे समझ नहीं आया कि वो कौन था। उसने सोचा शायद वो घर नहीं आएगा, और ये सब दिन के उजाले में हुआ, और उसने उसे मार डाला।
हमें प्रक्रिया का पालन करना होगा। हमें अभी भी यह सुनिश्चित करना है कि लोग जागरूक रहें कि उन्हें सुरक्षित रहना है, लेकिन ऐसे मामले में और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। हाँ, बस आप जानते हैं, और आपकी बात सही है। दुर्भाग्यवश शायद हमें ऐसे ही किसी मामले पर फिर से बातचीत करनी पड़ेगी, और ऐसा है, मैं इसे टिप्पणियों में भी देखता हूँ। और कई बार जब मैं इन कहानियों को देखता हूँ तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि कभी-कभी अदालत का प्रयास आरोपी को पीड़ित से ज्यादा बचाने का होता है। और मुझे पता है कि शायद वह ऐसे लोग भी हैं, आप जानते हैं, डिफेंस अटॉर्नी, जिन्हें हम बुला सकते हैं, जो इस बात का विरोध करेंगे। मुझे लगता है ये उन मामलों में है जहां आप सोचते हैं कि ये वाकई एक भयानक मामला है, जो कनेक्टिकट से आया है। सनी स्लॉटर, कानून प्रवर्तन प्रशिक्षक, जूरी सलाहकार। लॉ एंड क्राइम पर आपको हमेशा पाकर अच्छा लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही था लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत ऑन द केस के लिए। हमें YouTube और Spotify पर सब्सक्राइब करें, और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार फिर मिलेंगे।